हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको कूलम्ब लॉ बताया था बेटा डिटेल में, उससे रिलेटेड सारी बातें बताई थी कि वो कूलम्ब लॉ में फोर्स का मैग्नीट्यूड किन किन पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे भी और चार्जेस के प्रोडक्ट पर भी और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो अब सबसे पहली बात ये देखते हैं बेटा कि अगर एक चार्ज है, खाली एक चार्ज है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा ना, कोई दूसरा चार्ज है नहीं। तो आइसोलेटेड चार्ज पर, सिंगल चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सिंगल चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर हम बात करें बेटा दो चार्जेस हैं, तो हर चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, एक चार्ज यह है बेटा प्लस Q1, दूसरा चार्ज यह है प्लस Q2। दोनों पॉइंट में इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, F21 रिपल्सिव फोर्स होगा, और इस पर फोर्स इधर लगेगा बेटा, दैट विल बी F12। बट इट और F21 F12 ही F21 होगा, तो इस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस पे फोर्स पूछे तो इस पर फोर्स निकाल दिया आपने, उसी को इक्वल कर दो। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया। तो अगर दो चार्जेस हैं, आपने क्या देखा, हर चार्ज पर एक फोर्स लगता है। अगर बेटा ये चार्जेस अनलाइक नेचर के हैं, एक प्लस Q1 है, एक माइनस Q2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अटैक करेंगे। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पर फोर्स इधर लगेगा, राइट बच्चों। ठीक है, तो अगर एक सिंगल चार्ज है कोई फोर्स नहीं लगेगा, दो चार्ज है तो हर चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मे बी क्लियर, राइट। अगर तीन चार्ज है बेटा तो हर चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे, और दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हमने पहले सीखा था। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इट इन पैरेललोग्राम लॉ इन द नेक्स्ट पार्ट। तो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, अगर दो चार्जेस हैं तो एक चार्ज पर, हर चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है। गॉट इट, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर तीन चार्जेस हैं बेटा, सपोज सपोज ये चार्जेस हैं बेटा, ये +2 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है बेटा, और ये +5 माइक्रोकूलम है। एंड लेट दीज आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई बात। और ये ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सपोज हमने ये ए मान लिया बेटा, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। ए वाले को बी वाला क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, सो दिस विल बी FAB। ए वाले को सी वाला क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, सो दिस विल बी FAC। अब इस चार्ज पर आपने देखा कितने फोर्स लग रहे हैं ए वाले चार्ज पर। तो ए वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहे हैं बेटा, FA वेक्टर सम अगर हम निकालें इनका, तो हम लिखेंगे सिंपली FAB प्लस FAC। गॉट इट बच्चों। और सपोज बेटा हमें FA का नेट मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, और हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे फिर। तो FA की जो वैल्यू है, FA की वैल्यू क्या आएगी बेटा, FA की वैल्यू आएगी √FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2FAB FAC cos अल्फा। इज इट क्लियर टू चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो ये नेट फोर्स ए पे आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये डायरेक्शन निकालेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ में, ये सब सीखेंगे। गॉट इट। बी की बात करें बेटा अगर, तो बी को देखो, FAB और FBA मैंने आपको बताया था इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो बी वाले चार्ज पे फोर्स FBA इधर लगेगा बेटा, और बी वाले चार्ज को सी क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो FBC इधर लगेगा। गॉट इट। और सपोज बेटा इनके बीच का एंगल बीटा है, तो हम लिख सकते हैं FB नेट फोर्स is the vector sum of FBA plus FBC, and this can be further written as under root FBA square plus FBC square plus 2FBA FBC cos beta।
Why cos beta? Because the angle between these two we have assumed beta. Angle between FAC and FAB we have assumed अल्फा. गॉट इट? समझ में आ गया बेटा? अब सी की बात करें. सी पर भी दो फोर्स लगेंगे. जब ये तीन चार्ज हैं तो हर चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे. इज इट क्लियर? तो सी वाले चार्ज को बेटा आप खुद देख सकते हो. सी वाले चार्ज को ए वाला चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो दिस विल बी FCA. और सी वाले चार्ज को बी क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा. तो दिस विल बी FCB. एंड सपोज दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू. लेट इट बी गामा. तो नेट फोर्स ऑन सी को क्या लिखेंगे बेटा? FC. दिस इज वेक्टर सम ऑफ FCA प्लस FCB. गॉट इट? और FC की वैल्यू निकालेंगे बेटा अगर हम, तो हम लिखेंगे अंडर रूट FCA स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2FCA FCB कॉस गामा. राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई ये बात सबको? तो व्हाट डू वी मीन कि अगर एक ही चार्ज है, कोई सपोज ये कोई चार्ज है प्लस Q, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. ये आइसोलेटेड चार्ज हो गया. क्या हो गया बेटा? ये आइसोलेटेड चार्ज. आइसोलेटेड चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स कौन लगाएगा? कोई दूसरा चार्ज, वो है नहीं. तो आइसोलेटेड चार्ज पर नो फोर्स. बट अगर दो चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल. इसका मतलब हर चार्ज पे एक ही फोर्स लगेगा और वही रिजल्टेंट होगा. वो ही हर चार्ज पर जब एक ही फोर्स लगता है तो वही रिजल्टेंट होता है. गॉट इट बच्चों? तो ऐसे बेटा अनलाइक चार्जेस थे तो एक दूसरे को अटैक कर रहे थे, इस पर भी एक फोर्स लग रहा था और हमें मालूम है उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. तीन चार्जेस हैं तो हर चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे. राइट बच्चों? समझ में आ गई बात? तो इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. कि अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं, तो हर चार्ज पर n-1 फोर्सेस लगेंगे. गॉट इट? समझ में आ गया? अब इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आपने 11वीं क्लास में सीखा था, मैं भी डिस्कस करूंगा. दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना तो बहुत ही सिंपल है. पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, 11वीं में पूरा पढ़ा हुआ है. दो से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं बेटा, तो हम या तो उन्हें IJK की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन सबको ऐड करते हैं, या हम इंडिविजुअल फोर्स के x और y कंपोनेंट देते हैं, तब हम उनको रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं. गॉट इट? तो अभी मैंने एक चार्ज देखा, नो फोर्स. सिंगल चार्ज पर नो फोर्स. दो चार्जेस पर, हर चार्ज पर एक फोर्स. तीन चार्जेस हैं तो हर चार्ज पर दो फोर्स. गॉट इट? अब अगर बेटा सपोज हमने प्लस Q1 ले लिया, यहाँ माइनस Q2 ले लिया, यहाँ प्लस Q3 ले लिया, यहाँ माइनस Q4 ले लिया बेटा हमने, और यहाँ प्लस Q5 ले लिया. राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है? तो हर चार्ज पर, अब 1 वाले की बात करें बेटा, तो 1 वाले चार्ज पर बाकी 2 भी फोर्स लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा, 5 भी लगाएगा. तो जितने चार्जेस होते हैं उन सब से जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है उससे एक कम फोर्सेस लगते हैं. यहां जैसे आपने देखा यहाँ 5 चार्जेस हैं बेटा, तो हर चार्ज पे 4 फोर्सेस लगेंगे, और 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट का मतलब आपने बहुत ध्यान से रिजल्टेंट निकालना है उनको. ठीक है? तो सपोज अगर हम बात करें Q1 पे कितने कितने फोर्स लगेंगे, तो Q1 को माइनस Q2 क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा. तो दिस विल बी F12. Q1 को 4 भी अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी F14. Q1 को बेटा 5 क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो दिस विल बी F15. और 3 क्या करेगा बेटा? ये भी रिपेल करेगा, दिस विल बी F13. गॉट इट बच्चों? समझ में आ गई बात? तो अब आपने देखा बेटा कि Q1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों? F12 लग रहा है, F13 लग रहा है, F14 लग रहा है, 5 नहीं, यानी 1 वाले पे बाकी सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं. और नेट फोर्स अगर हम देखेंगे बेटा, F नेट ऑन चार्ज 1, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इन सब का वेक्टर सम F12, F13, F14, F15. ऐसे बेटा 2 वाले पर, ऐसे हम 2 वाले को देखें अगर, तो 2 वाले पर 1 वाला भी फोर्स लगाएगा,
3 वाला भी लगाएगा, 4 वाला भी लगाएगा, गॉट इट, एंड 5 वाला भी लगाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? तो दिस वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा इसे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है बेटा? यू कैन राइट इफ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, सपोज n चार्जेस, then net force on each charge is the vector sum of remaining n minus 1 charges. What? Okay, net force on each charge will be the vector sum of remaining n minus 1 charges. This is called principle of superposition. और मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी, क्लियर है? तो मैं चाहूंगा आपको थोड़ा सा आइडिया दूं बेटा इस बात के बारे में। शुरुआत करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, जिसमें हम दो फोर्सेस का रिजल्ट निकालते हैं। वेरी सिंपल, वही वाली बात करेंगे बेटा जो 11th में आपने पढ़ी थी। तो अगर सपोज बेटा हमने दो फोर्सेस ले लिए, एक ये ले लिया बेटा F1, एक ये ले लिया हमने F2। पैरेललोग्राम ये F1 है बेटा, तो ये भी F1 आया, आपने पढ़ा ही है। ये F2 है तो ये भी F2 आया बेटा। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इक्वल वेक्टर हो गए। ये भी फोर्स है बेटा, ये भी फोर्स है, तो ये भी इक्वल वेक्टर हो गए, राइट? तो इस वाले चार्ज पर सपोज ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो इस ए पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो F1 और F2 लग रहे हैं बेटा। इनका रिजल्टेंट हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा, राइट बच्चों? किसके अलोंग होगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा। तो हमने सपोज इसका एंगल मान लिया बेटा अल्फा। एफ नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा, राइट बच्चों? और अगर हमें नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है tan थीटा, सपोज ये एंगल है बेटा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है बेटा, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये फोर्स F1 था और ये एंगल अल्फा है बेटा, तो ये भी एंगल अल्फा आ गया, तो ये आ गया F1 साइन अल्फा। और ये चीज आ गई बेटा, ये चीज क्या आ गई बच्चों? F1 कॉस अल्फा, राइट बच्चों? तो हमने पैरेललोग्राम से इस टाइप की फिगर बना ली, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, F2 को एक्सटेंड करके नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, गॉट इट बच्चों? अब हम अगर फॉर डायरेक्शन ऑफ एफ नेट अगर हम बात करें बेटा, फॉर डायरेक्शन ऑफ एफ नेट, डायरेक्शन का मतलब एंगल दे दें, हम किसी भी वेक्टर से एंगल दे दें, F2 से या F1 से। सपोज हमने F2 से एंगल दिया है बेटा, तो tan थीटा, tan थीटा क्या होगा बेटा? इस फिगर से देखो, CE अपॉन AE, CE अपॉन AE। CE क्या है बेटा? F1 साइन अल्फा, और AE क्या है बच्चों? AB प्लस BE। AB क्या है? F2। AB प्लस BE, AB F2 है बेटा, AB F2 है, F1 साइन अल्फा अपॉन AB F2 है प्लस F1 कॉस अल्फा। तो यहां पर हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी F1 F2 और अल्फा के टर्म्स में दी, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी बेटा हमने F1 F2 और अल्फा के टर्म्स में दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चों? बात समझ में आ गई? अब इसमें बेटा मोस्ट कॉमनली हमें ये सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। इसमें जनरली एक सिंपल टाइप की फिगर होती है। वो सिंपल टाइप की फिगर कैसे बेटा? जैसे सपोज F1 F2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में, F1 F2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो F नेट को क्या लिखेंगे बेटा? हम F नेट को क्या लिखेंगे? F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस अल्फा, राइट बच्चों?
इसमें से बेटा हमने f1√2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया √1 प्लस कॉस अल्फा। फिर हमने बेटा f1√2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस अल्फा को अगर हम खोलेंगे तो बेटा ये आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और यहां से हम अंडर रूट लेंगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा 2f1 cos अल्फा बाई 2। दिस इज द रिजल्टेंट, this is the resultant of equal forces. Got it? Where alpha is angle between f1 and f2. Very important, alpha is an angle between f1 and f2. राइट बच्चों, अब इसका रिजल्टेंट भी देख सकते हैं। रिजल्टेंट का मतलब बेटा सपोज जैसे ये पॉइंट है बेटा, ये एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो रोम्बस बन जाएगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और सपोज ये एंगल है बेटा उनके बीच का, तो अगर हम ये एंगल देखना चाहते हैं, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो यहां से हम देख सकते हैं, तो टेन थीटा क्या आ गया बेटा, F1 को F लिख दें साइन अल्फा, इसको भी F लिख दें बेटा, F कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस अल्फा, F से F कैंसिल हो गया, साइन अल्फा को लिख सकते हैं बेटा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉस अल्फा को अगर हम खोलेंगे बेटा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगी बच्चों। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 आ गया। That means resultant will lie along angle bisector. Is that clear? तो ये बहुत कॉमनली यूज करेंगे हम, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर दो फोर्सेस इक्वल होते हैं बेटा, अगर दो फोर्सेस इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। गॉट इट? ये बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो अनइक्वल फोर्सेस से तो भी हमने एफ नेट निकाला, इक्वल फोर्सेस से तो भी एफ नेट निकाला, और ये एफ नेट की वैल्यू ये आई बेटा, इसमें F1 को F लिख सकते हैं आप, तो दिस इज 2f cos अल्फा बाई 2। राइट चिल्ड्रन? तो मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इक्वल फोर्सेस होते हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करता है, और रिजल्टेंट की वैल्यू ये होती है बेटा 2f cos अल्फा बाई 2। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात सबको? पैरेललोग्राम आगे मैं बेटा थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं, ताकि कोई क्वेश्चन क्लियर ही ना हो, आपको कॉन्सेप्ट पता अच्छी तरह से क्लियर है। तो जब भी हम बात कर रहे थे बेटा कि दो फोर्सेस थे हमारे, एक F1 था, ये F2 था, और इनके बीच का एंगल अल्फा था बेटा। अगर सपोज दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है बेटा ओ पॉइंट पर, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया बेटा? 0 डिग्री। बोलो बच्चों, जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री है बेटा, तो एफ नेट हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 0, और cos 0 कितना होता है बेटा? 1, तो ये आया F1 प्लस F2। तो याद रखना बच्चों कि अगर किसी पॉइंट पर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ऐड करके। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा? ऐड करके। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये बेटा +3 माइक्रोकूलम है, एक चार्ज ये रखा है बेटा -5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज ये रखा है बेटा +5 माइक्रोकूलम, और हम सपोज इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है, किस पर बेटा? ये बी है, ये ए है, ये सी है। हम ए वाले पर फोर्स निकालेंगे अगर, तो ए वाले को बी वाला क्या करेगा बेटा? रिपेल, एफ ए बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और सी वाला क्या करेगा? अटैक करेगा बेटा, तो एफ ए सी। अब ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ गए बेटा, तो हम नेट फोर्स निकालने के लिए सिंपली ऐड कर देंगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो नेट फोर्स ऑन ए क्या आ गया बेटा? एफ ए बी प्लस एफ ए सी। चिल्ड्रन बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब हम बात करते हैं बेटा
सेकंड केस लेते हैं, दिस इज केस 1। सेकंड केस लेते हैं बेटा, अगर अल्फा 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब बेटा F1 सपोज इधर है, F1 सपोज इधर है, F2 अब हमने इधर ले लिया बेटा, ये एंगल हो गया। तो याद रखना है, आपने 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, भूलना नहीं है, राइट। और cos 180 कितना होता है बेटा, -1। हमने इसमें रखा तो एफ नेट की वैल्यू क्या आई बेटा, एफ नेट की वैल्यू आई √f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos 180, और cos 180 बेटा -1 होता है, तो ये आ गया बेटा f1² प्लस f2² माइनस 2f1f2, राइट बच्चों। और आपने ये पढ़ा है आइडेंटिटी में बेटा, इसकी वैल्यू f1 माइनस f2 होती है, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गए बेटा f1 माइनस f2, राइट। क्लियर है। थर्ड केस लेते हैं बेटा हम। थर्ड केस क्या ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल वाला ले रहे हैं कि जब दोनों फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। तो नेट फोर्स कहीं बीच में लाई करेगा, और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, √f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos 90। और cos 90 कितना होता है बेटा, पढ़ा है आपने, 0 होता है। तो ये क्या बचा है, एफ नेट √f1² प्लस f2², राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बेटा बात। तो तीनों केसेस समझ में आ गए कि जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उनको माइनस कर देंगे सिंपली। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किस तरीके से निकालेंगे, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गया। जब तक ये बातें हमें क्लियर होंगी बेटा, तो आगे तक के क्वेश्चन, क्योंकि आपने यहाँ तो फोर्स पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर बेटा इसके बाद आपके जो भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, वहां भी पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे या कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस मेथड पर ज्यादा स्ट्रेस दिया है आपको, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अब जैसे बेटा यही फिगर थी, ये फिगर थी हमारे पास, ये चार्जेस थे, 3 चार्जेस थे। ए वाला +3 माइक्रोकूलम था, बी वाला +5 माइक्रोकूलम था, और सी वाला -5 माइक्रोकूलम था। अभी हमने ए पे फोर्स निकाला था, ए पे फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में आए थे, तो उनको हमने ऐड कर दिया था। देखो, अब अगर हम बी की बात करें बेटा, बी पर फोर्स किधर किधर आएंगे बेटा, बी को ए क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दिस इज एफ बी ए। और बी को सी क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, दिस इज एफ बी सी। तो बी पे फोर्स कैसे आ रहे हैं बेटा, अपोजिट आ रहे हैं, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो नेट फोर्स ऑन बी क्या आ गया बेटा, एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बी नेट कितना आ गया बच्चों, दिस इज एफ बी ए माइनस बी सी, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, और रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। तो हम सम टाइम ऐसे भी लिख देते हैं, एफ बी, अगर हमें पता ही नहीं होता तो एफ बी ए माइनस एफ बी सी का मॉड लिख देते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात, समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई बेटा कि 3 चार्ज हैं, तो हर चार्ज पे 2 फोर्स लग रहे हैं। सी वाले को बेटा ऐसी, सी वाले को देखो, ए भी अट्रैक्ट करेगा और बी भी अट्रैक्ट करेगा, एफ सी ए, एफ सी बी। जब दोनों फोर्स अट्रैक्ट करेंगे तो हम इनको ऐड कर देंगे, वो एफ सी आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ओके। जब मोर देन वन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस, ठीक है। तो मैं ये भी आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। सपोज कोई पॉइंट है बेटा, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगना है, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, एक F3 लग रहा है, एक F4 लग रहा है, एक F5 लग रहा है,
एक F6 लग रहा है, एक F7 लग रहा है। सपोज ये एंगल सपोज बेटा 60 डिग्री है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, और ये एंगल सपोज बेटा 45 डिग्री है। अब देखा आपने ओ पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस दिखा दिए हमने, F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7, 7 फोर्सेस दिखाए। अब इन सारे फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकालना दैट्स नॉट डिफिकल्ट, आपने 11 में पढ़ा है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, इन सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, Fx निकालते हैं और Fy निकालते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो हम एफ नेट पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं बेटा, एंड दिस एफ नेट विल बी अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस 90, और कॉस 90 बेटा आपको पता ही है 0 होता है, तो सिर्फ क्या बचा, ये अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो हमने क्या करा बेटा, इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है बेटा, और फिर हमने नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी। सपोज नेट फोर्स की डायरेक्शन ये आ रही है बेटा एफ नेट, और ये एंगल थीटा है। अब ये बेटा एफ वाई है, तो ये भी क्या हुआ, एफ वाई हुआ। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम देते हैं एफ नेट की, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। राइट बच्चों? तो एक तो ये तरीका है बेटा कि हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस व्हिच आर एफ एक्स एंड एफ वाई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है बेटा, रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल की साइड्स के अलोंग है, रेक्टेंगल की साइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा के ये निकाल लिया, उनकी डायरेक्शन भी निकाल ली। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गया? दूसरा तरीका है बेटा कि हम F1, F2, F3 सारे फोर्सेस को IJK की कंपोनेंट, IJK की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, और फिर सिंपल ऐड कर दें, I को I में, J को J में, K को K में, और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लें। दूसरा तरीका वो है। दोनों बातें समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? तो हमने हर तरीके से फोर्स निकालना सीख लिया। अब हम ये देख लेते हैं बेटा कि सपोज F1 सपोज बेटा 2 है, F2 3 है, F3 4 है, F4 5 है, F5 6 है, और F6 7 है न्यूटन, और F7 8 है। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? तो बेसिकली बेटा हम देखो F1 तो खुद Fx की डायरेक्शन में, तो जब हम Fx लिखेंगे ना बेटा, F1 तो खुद Fx की डायरेक्शन में, इसको एज इट इज लिख दिया। F2 के दो कंपोनेंट आए, एंगल वाला कॉस होता है हमेशा, आप जानते हो। तो ये हो गया बेटा F2 cos 60, x की डायरेक्शन में जो आया F2 cos 60। F3 का x की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, अगर लेंगे भी हम तो F3 cos 90 0 होता है, तो F3 को हमने छोड़ दिया। F4 देखो, F4 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने इसको बेटा माइनस कर दिया। F5 के देखें, F5 के दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा बेटा cos 30 वाला, इधर आएगा sin 30 वाला। हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब है अभी, और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको भी हमने लिख दिया बेटा माइनस F5 sin 30। राइट बच्चों, क्लियर है? फिर F6 को छोड़ दो, वर्टिकल है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आएगा, जैसे F3 को हमने छोड़ दिया था, तो F6 को भी छोड़ दिया। अब F7 की बात करते हैं। F7 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, F7 cos 45। ये कंपोनेंट आ गया। तो एक्स डायरेक्शन में एक तो F1 का कंपोनेंट आया, एक F2 का आया, एक F4 का आया, एक F5 का आया, F6 का नहीं आया, F3 का नहीं आया। देखो F7 भी आ रहा है। राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात? अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे बेटा, जैसे F1 की वैल्यू रख दी हमने, F1 सपोज 2 था, तो हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी बेटा। F2 3 था, cos 60 बेटा 1/2 होता है,
F4 5 था तो -5 डायरेक्ट कर दिया। F5 6 था तो 6 का इधर कंपोनेंट क्या आया था बेटा, 6 sin 30, sin 30 इज अगेन 1/2। F7 की बात करें, F7 का इधर कंपोनेंट आया बेटा F7 cos 45, F7 कितना है 8, 8 cos 45 1/√2 बेटा। इनको सॉल्व किया तो 2 + 1 3, 3 - 5 -2, फिर बेटा -2 में हम -3 ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा और -5 में फिर 4√2 ऐड करेंगे तो 4√2 -5 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। यू कैन चेक, मैं तो वर्बली कर रहा हूं, आप खुद चेक करेंगे। 2 2 × 2 1 1 1 और 2 3 हो गए बेटा, 5 है ये तो 2 बचा, फिर यहां से 3 बचा, 2 बचा, यहां से 3 बचा तो 2 और 3 फिर 5 हो गए, 5 माइनस में आ गया, 8 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 4√2 आ गया बेटा। एंड दिस इज fx, दिस इज fx, राइट चिल्ड्रन। 4√2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √2 1.4 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो 4√2 कितना आ गया बेटा 1.4 में 5.6 के करीब आया, 5.6 में 5 गया तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 आया, राइट बच्चों, समझ में आ गई बात। अब हम fy को देखते हैं बेटा। fy देखें आप, हमें अब y कंपोनेंट इधर वाले डायरेक्शन वाले कंपोनेंट देखें, तो जब हम y डायरेक्शन में देखेंगे बेटा तो जो x डायरेक्शन में फोर्स है उनके कोई कंपोनेंट नहीं आएंगे। x में देख रहे थे तो y डायरेक्शन वाले कोई कंपोनेंट नहीं था, अब y में देख रहे हैं तो x वाले का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब F1 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसके अलोंग बेटा, y के अलोंग। F2 का क्या कंट्रीब्यूशन आएगा बेटा, F2 sin 60, F3 खुद उधर है, ऐड कर दिया सिंपली। F5 F4 भी x डायरेक्शन में, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। F5 को देखें बेटा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो गया बेटा -F5 cos 30, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया। F6 खुद अपोजिट है तो डायरेक्ट हमने -F6 लिख दिया। F7 का इधर कंपोनेंट आया F7 sin 45, वो भी अपोजिट है, उसको फिर ऐसे लिख दिया बेटा। आई शुड एक्सपेक्ट, आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन जब करेंगे तो खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बट उससे पहले बेटा लॉजिक सीखने होते हैं, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्कूल लेवल पे लॉजिक क्लियर है तो कंपटीशन भी कोई टफ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से मालूम हो हमें, और मैं हर न्यूमेरिकल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं यूज करता रहूंगा। तो F5 की बात करें बेटा तो F2 की वैल्यू कितनी थी, F2 की वैल्यू 3 थी बेटा, sin 60 √3/2 हो गया। F3 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 4 थी, 4 डायरेक्ट ऐड कर दिया। F5 है ये बेटा 6, 6 का अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट 6 cos 30 √3/2 हो गया बेटा। F6 खुद अपोजिट है, 7 माइनस कर दिया डायरेक्ट। F7 8 था बेटा, 8 sin 45 1/√2 आ गया बेटा। इज इट क्लियर? तो ये आ गया बेटा 3√3 कितना हो गया, √3 होता है 1.73 अप्रोक्सीमेटली, 1.7 मान लिया, 1.7 × 3 5.1, 5.1 को 2 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली मैं रफ कैलकुलेशन ले रहा हूं, 2.6 +4 माइनस ये आ गया बेटा 3√3, 3√3 फिर से √3 1.73, राइट बच्चों, तो नियरली 5.1 आ गया, -7 8√2 कितना आया बेटा 4√2, 4√2 इज अगेन
रूट टू 1.4, 4√2 बेटा कितना आ गया, 4√2 आ गया बेटा 5.6। तो अब आप फिर से सॉल्व कर लें इसको, 2.64 6.6, 6.6 में से 5.6 माइनस हुआ तो 1 बचा, 1 और ये है बेटा 12.1, 12.1 1 प्लस का है, 12.1 माइनस का है, तो ये बचा बेटा माइनस 11.1 न्यूटन। राइट बच्चों, समझ में आया बेटा? तो ये एफ वाई की वैल्यू आ गई। एफ वाई इसका मतलब ये आया बेटा कि एफ एक्स तो इधर ही आ रहा है, एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा था, एफ वाई नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये एफ वाई की वैल्यू 11.1 ये आ गई बेटा। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, हमने कैलकुलेट किया था अप्रोक्सीमेटली 0.6। अब नेगेटिव आने का मतलब समझ में आ गया आपको, एफ वाई नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लाई करेगा बेटा, कहीं इनके बीच में, वो एफ नेट हो गया। और एफ नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखना भूलेंगे, न्यूटन। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया बेटा? डायरेक्शन निकालेंगे अगर हम बेटा, डायरेक्शन तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे बेटा, टेन थीटा आएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। आपने क्या देखा बेटा, आपने क्या देखा कि हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो एफ एक्स इधर आ गया, एफ वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो हमने अपोजिट डायरेक्शन बना दिया 11.1 का। तो इनका रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में लाई करेगा, उसकी हमने डायरेक्शन भी निकाल दी। तो यहां मैंने एक बहुत टिपिकल सी एग्जाम्पल ली जिसमें मैंने आपको कितने सारे फोर्सेस दिखाए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 फोर्सेस दिखाए। इज इट क्लियर? और 7 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना समझाया आपको, 7 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना समझाया। गॉट इट? समझ में आ गई बात? हमने 2 फोर्सेस का भी रिजल्टेंट निकालना सीखा और फिर 2 से ज्यादा फोर्सेस हैं उनका भी रिजल्टेंट निकालना सीखा। उसका एक तरीका तो ये आप था, ये आप देख रहे थे, हमने इन दोनों को पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया और फिर पैरेललोग्राम लगा दिया। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात सबको? अब हम क्वेश्चन जब देखेंगे ना बेटा तो हमें चीजें अपने आप क्लियर होती रहेंगी। अब जैसे अब इस क्वेश्चन में आते हैं, coulombs law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitation force between 2 stationary point masses both have inverse square law। आपको पता ही है बेटा, gravitational force proportional to product of masses होता है, inversely proportional to square of the distance होता है, और electrostatic force बेटा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई। राइट बेटा? एंड masses respectively, compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for an electron and a proton। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब बेटा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर इन्हीं फोर्सेस का हमने मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किसके साथ बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट, ठीक है, तो हम एफ ई बाई एफ जी देखेंगे। एफ ई की वैल्यू अगर हम देखें बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो के की वैल्यू बेटा 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। प्रोटॉन का चार्ज भी अप्रोक्सीमेटली यही होता है बेटा, आपको मालूम ही है, अपॉन आर स्क्वायर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? ग्रेविटेशन फोर्स देखें बेटा तो जी, जी की वैल्यू इसमें जी आता है बेटा, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है बेटा, यूनिवर्सल है वो तो। अब जब हम ग्रेविटेशन फोर्स दे रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस लेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg अप्रोक्सीमेटली, और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1.67 यू होता है, 1 यू अप्रोक्सीमेटली लेते हैं तो 10⁻27।
अपॉन इसमें भी आर स्क्वायर कर दिया, राइट चिल्ड्रन। तो एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक यू कैन फाइंड द वैल्यू। राउंड ऑफ करें बेटा तो इसको हमने क्या लिख दिया, देखो इसको हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 10, 1.6, 1.6, 2.56, 10 की पावर 10 ये आया बेटा, 10 की पावर माइनस 38 ये है, तो 10 की पावर माइनस 28 अपॉन आर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं। ऐसे बेटा इसको अगर हम कंपेयर करें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -31 माइनस ये हो गया बेटा 6.67 इंटू 1.67, 6.67 और 1.67 नियरली 9.1 और 9.1, 9.1 ये नियरली हो गया बेटा 10, ये भी 10 हो गया, तो दो 10 की पावर 2 आ गया अप्रोक्सीमेटली, और ये बचा बेटा 10 की पावर -11, 10 की पावर -31 और 10 की पावर -27 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये वैल्यू कितनी आई बेटा, 31, 27, 58, 58, 11, 69 और ये 67 आ गई अप्रोक्सीमेटली अपॉन आर स्क्वायर। और इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा, 2.56 -28 अपॉन अप्रोक्सीमेटली आया बेटा 10 की पावर -67, राइट चिल्ड्रन। इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली 2.56 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 10 स्क्वायर 39 आया। और 39 का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, sorry, electrostatic force is much stronger than gravitation force, Fe is much greater than Fg। किसके बीच में देखा बेटा हमने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब दो प्रोटॉन की बात कर रहा है तो ये भी वी कैन डू इट सिंपली। जब दो प्रोटॉन की बात कर रहा है बेटा तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अब हम कर रहे हैं बी पार्ट, बल्कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, फिर बेटा फॉर टू प्रोटॉन्स अगर हम सेकंड पार्ट देखें, दो प्रोटॉन की बात करें बेटा, अगर हम दो प्रोटॉन की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तो दो प्रोटॉन की बात करें अगर, तो दो प्रोटॉन के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिखेंगे बेटा, एफ ई, फिर से बेटा वो के ई, दो प्रोटॉन का चार्ज ई अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स देखेंगे अगर हम बेटा तो जी एम पी बाई आर स्क्वायर, दोनों प्रोटॉन का मास ही आएगा, पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे अब दोनों प्रोटॉन है, फिर से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में भी समझ में आ गया। अब वो कह रहा है एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन when these are 1 angstrom apart। okay, so we are doing बेटा यहां पर हम बी पार्ट कर रहे हैं, तो बी पार्ट कोई टिपिकल नहीं है, वी कैन डू इट वेरी सिंपली। बी पार्ट, अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, तो फोर्स क्या है बेटा इन पर, फोर्स दोनों पे इक्वल लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे इक्वल लगेगा। के को हमने 9 इंटू 10⁹ लिख दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज यही होता है बेटा, राइट चिल्ड्रन, दोनों का चार्ज यही होता है बेटा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻20 आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। इसको सॉल्व करना है तो 1.6 1.6 2.56, तो 9 इंटू 2.56
अब 10 की पावर को सॉल्व कर लो बेटा। 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, 10 की पावर -38 प्लस 9, तो 29 बचा। 10 की पावर 29, 10 की पावर 29 और ऊपर 10 की पावर 20 ऊपर चला गया। ठीक है, तो 10 की पावर कितना बचा बेटा? 10 की पावर -29 और 10 की पावर 20 ऊपर गया, तो 10 की पावर -9। कितने न्यूटन फोर्स आया? राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? वी आर डूइंग बी पार्ट। फिर से देख लो, बी पार्ट आप पढ़ लो, पढ़ोगे तभी। 2 बार क्वेश्चन को बेटा मेक इट अ हैबिट, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो ध्यान से। अपनी नेचर बना लो कि हमने क्वेश्चन जो है आसानी से किसी से नहीं पूछना, हमने क्वेश्चन को खुद 2-3 बार पढ़ना है और 2-3 दिन तक ट्राई भी करना है, 2-3 दिन तक ट्राई करना है, तभी आप बेस्ट बन सकते हो लाइफ में। ये नहीं आपको पहले दिन ही क्वेश्चन नहीं आया आपने किसी के सामने रख दिया, ऐसे मत बनाओ आदत। 1-2 दिन 3 दिन आप लगातार अपनी नेचर में डेवलप करो कि आप वॉशरूम में बैठे हो तभी सोचते रहो उस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे सॉल्व होगा। फिर आप 2-3 दिन नहीं आए तो आप टीचर्स से पूछो, इट इज टीचर्स बताएंगे आपको, बट कोशिश ये करो कि कम से कम क्वेश्चंस टीचर से डिस्कस करो। राइट चिल्ड्रन? ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया बेटा, फोर्स की वैल्यू निकाल ली किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब हम बेटा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखें, अगर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट? ऐसे बेटा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन देखें अगर हम, फोर्स तो वही लगेगा, मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे। और आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन बेटा अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको मालूम है बेटा। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? फोर्स की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9 इंटू 2.56, अप्रोक्सीमेटली 20 मान लें इसको, अप्रोक्सीमेटली 20। तो 20 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 -31। कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? किसका एक्सेलरेशन? किसका एक्सेलरेशन बच्चों? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन देखेंगे अगर हम बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो हम क्या करेंगे? उसी फोर्स को मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स है बेटा। फोर्स की वैल्यू फिर से हमारे पास है, वो रख देंगे बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू, अब मास ऑफ प्रोटॉन जब रख दिया तो आपने देखा मास ऑफ प्रोटॉन बहुत बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मच लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट बच्चों? तो इसलिए ये ध्यान रखो, अगर हमने यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को छोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन चलेगा? जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा बेटा? जिसका मास कम होगा। और मास कम किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पुराने टाइम में जो पिक्चर्स देखते थे बेटा, प्रीवियस टाइम में जो हम पिक्चर ट्यूब होती थी, तो वहां पर पिक्चर ट्यूब की स्क्रीन पर जो इमेज बनती थी वो इलेक्ट्रॉन्स के फोकसिंग से ही बनती थी, और उन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करते थे, तब इमेज बनती थी। अभी वाले टीवी नहीं, अभी वाले तो एलसीडी हैं, एलईडी हैं। पहले जो टीवी हुआ करते थे वो इलेक्ट्रॉन्स के फोकसिंग से ही इमेज बनती थी। तो आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर कोई डाउट आए आप मुझे फिर से पुटअप कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर डाउट, बट बहुत बेसिक सी बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन। नायलॉन का मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर, ताकि इसका स्फीयर का चार्ज ऊपर ना चला जाए।
जहां से वो लटका हुआ है वहां अर्थ ना हो जाए, इसलिए हमने चार्ज स्फीयर को किससे हैंग किया है बेटा? नायलॉन से, या उसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखते हैं। नायलॉन थ्रेड। अनदर चार्ज मेटल स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। देख रहे हैं आप, इंसुलेटिंग हैंडल है बी का, या भी ये भी हम इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा कि बी का चार्ज ग्राउंड ना हो जाए, तो हमने उसको हैंडल से पकड़ रखा है, इंसुलेटिंग हैंडल से। इज दैट क्लियर? या ग्लव्स लगा के, ग्लव्स इंसुलेटर होते हैं। Dot to close to A between their centers is 10 centimeter as shown in figure. 10 centimeter distance पर बेटा, ठीक है। The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on the screen. Okay, ठीक है। फिर वो कह रहा है बेटा the spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D. एक A था बेटा हमारे पास, ये वाला स्फीयर था, एक ये था बेटा हमारे पास बी वाला स्फीयर था, दिस इज बी एंड दिस इज ए। अब हमने ए और सी दोनों को बेटा टच किया, किससे? ए और सी। ए पे भी चार्ज था बेटा, सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। सपोज ए पे चार्ज बेटा क्यू था और बी पे भी चार्ज क्यू था। अब हमने ए को भी सी से टच किया और बी को भी सी से टच किया, और वो बी और सी भी, सी और डी भी बेटा आप देख रहे हो सेम साइज के। जब सेम साइज के स्फीयर होते हैं तो पोटेंशियल को इक्वल करने में चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गए? तो टच करने के बाद बेटा ए वाले का चार्ज क्यू ए, दोनों का सी का नया चार्ज क्यू सी डैश, इनके पुराने चार्ज डिवाइडेड बाई 2 ऐड करते हैं और आधा आधा भाग देते हैं। तो ए पर बेटा चार्ज था, आपने देखा था ए पर चार्ज था, सी तो अनचार्ज था 0 बाई 2। इसका मतलब इस पे कितना चार्ज आ गया बेटा ए वाले पर? क्यू बाई 2, और सी वाले पे भी क्यू बाई 2 आ गया। राइट चिल्ड्रन, ये बात सबको समझ में आ गई। ऐसे बेटा हमने बी को किससे टच किया? डी से, तो बी पे भी क्यू बाई 2 चार्ज आ गया बेटा, और डी पे भी क्यू बाई 2 चार्ज आ गया। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमने बेटा, पहले हमने कितने डिस्टेंस पे रखा था? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब लॉ? स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस। तो बेटा सबसे पहले इसमें हमने क्या निकालना था? देखो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। फिगर में देख रहे हैं, सी से टच किया, ये ए था बेटा, ये सी है, ये बी था, ये डी था बेटा। तो बी और डी पे नया चार्ज, ए और बी पे नया चार्ज कितना आ गया बेटा? क्यू बाई 2 क्यू बाई 2। ठीक है। और इनको हम कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ले आए? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ? ए पर कितना फोर्स? अब बेटा दोनों पे चार्ज क्यू बाई 2 है बेटा, ध्यान से देखो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचा करो बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, कभी मत सोचो। टेक्स्ट को 2-3 बार ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ए पे नया चार्ज कितना आ गया बेटा? क्यू बाई 2, और सी पे भी नया चार्ज क्यू बाई 2, और सिमिलर चार्ज है बेटा, तो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, उसकी भी फिगर देखो, और मैंने फिगर में जो ड्रॉ किए हैं वो भी आप देखो। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब लॉ? तो निकाल सकते हैं ए पे कितना फोर्स लगेगा बेटा। दिस इज ए, दिस इज बी, एफ ए कितना आया है बेटा? के। इसका चार्ज क्या हो गया? क्यू बाई 2। इसका चार्ज भी क्यू बाई 2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो 0.05 हमेशा मीटर में लिखते हैं, ऐसा यूनिट में, का स्क्वायर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात सबको? आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं।
ए और सी दोनों पे क्यू क्यू चार्ज था और दोनों के बीच की डिस्टेंस इनिशियली 10 सेंटीमीटर थी। अब हमने ए को बेटा अनचार्ज स्फीयर सी से टच किया, दोनों सेम साइज के थे, तो दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आ जाएगा बेटा। ए पे नया चार्ज, सी पे नया चार्ज, उनके पुराने चार्ज का आधा आधा कर दिया, तो ए पे भी नया चार्ज बेटा Q/2 आ गया और सी पे भी Q/2 आ गया। गॉट इट। ऐसे बी और डी को टच किया था बेटा, बी पे चार्ज Q था, डी पे 0 था, तो डी पे भी Q/2 आ गया और बी पे भी Q/2 आ गया। अब वो कह रहा है हमने बी और डी दोनों को हटा दिया, सॉरी सी और डी हमने दोनों को हटा दिया, अब रह कौन से गए, ए और बी जो पहले थे। ए पे कितना चार्ज आ गया बेटा Q/2, बी पे भी नया चार्ज Q/2 था, तो इनके बीच का फोर्स पूछ रहा है। आई थिंक इट्स सिंपल नाउ, K Q/2 अपॉन R स्क्वायर, R दिए बेटा 5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख देना है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। तो उसमें बेटा ये देखो, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, देखो इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस, इसलिए कह रहा है कि ये पॉइंट चार्जेस बन जाएं, यानी ये इस पर इतने छोटे हो जाएं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमने ज्यादा रखी है और इस पर बहुत छोटे से, तो ये पॉइंट चार्जेस के तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि कूलम्ब लॉ जो है ना, ये बेटा ये जो लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए है। बड़े चार्ज के लिए फिर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, अगर एक बड़ा चार्ज है दूसरा छोटा चार्ज है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं बेटा, फिर हम हर एक छोटे छोटे एलिमेंट बना के उन पर फोर्स निकालते हैं और उन फोर्सेस का वेक्टर सम करता है, दीज आर इन सेम डायरेक्शन। राइट चिल्ड्रन, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल भी टिपिकल तो नहीं लगा, लगा हो तो मुझे जरूर बताना, आई विल अगेन एक्सप्लेन। राइट, ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लैंक पेज है, फिर से मैं उसको समझा सकता हूं। पहले जो फोर्स था बेटा ए और बी के बीच का, एफ की वैल्यू प्रीवियस पेज से, प्रीवियस फोर्स के की Q1 Q2 दोनों पे Q Q चार्ज थे बेटा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, 0.1 का स्क्वायर। राइट, फाइनल फोर्स क्या आ गया बेटा, फाइनल के की वैल्यू बेटा वही, ठीक है। अब दोनों पे चार्जेस क्या क्या आ गया बेटा, Q/2 अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी बेटा, 0.05, तो 0.05 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब आंसर न्यूटन में बेटा जब भी लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब के की वैल्यू एसआई सिस्टम में हो, यानी 9 × 10⁹, अगर के की वैल्यू 1 दी है सीजीएस सिस्टम में, तो ये जो है सीजीएस सिस्टम के चार्जेस पुट करेंगे, ध्यान रखना। के की वैल्यू अगर हम ये ले रहे हैं ना बेटा, ये नहीं ले रहे, तो Q1 Q2 ये किसमें होने चाहिए बेटा, इन कूलम्स। आर किसमें होनी चाहिए बेटा, मीटर्स में। तो फोर्स आएगा बेटा, फिर हम न्यूटन में लिख सकते हैं। बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी, ये मैं इसलिए बताता हूं, बच्चे यही चीजें गलती करते हैं, कोई सी भी यूनिट यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपने हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज करनी है ऐसा यूनिट, अनटिल अनलेस स्पेसिफाई ना हो, और आंसर की भी ऐसा यूनिट लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में, तो जो भी वैल्यू आएंगी उसको न्यूटन में लिख दिए। गॉट इट, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो ये और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, ये क्या क्वेश्चन है बेटा, कंसीडर थ्री चार्जेस, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on a charge Q with the same sign placed at the centroid of the triangle as shown in figure 1.6? 1.6 की फिगर देख लेते हैं पहले तो हम, फिगर 1.6 है बेटा। अब देखो आप इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, शायद छोटा है तो मैं आपको बड़ा कर देता हूं बेटा, कि Q1 की वैल्यू भी Q है, ऑल आर प्लस Q, Q2 की वैल्यू भी बेटा प्लस Q है, Q3 की वैल्यू भी प्लस Q है, और यहां जो चार्ज रखा है वो भी Q है।
अब हम अपनी फिगर भी बना लेते हैं हम, ठीक है, बहुत छोटी सी फिगर है एनसीईआरटी में, बट हम बड़ी सी फिगर बना लेते हैं बेटा। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? सर्कम सेंटर भी कहते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आर 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 तीनों डिस्टेंस सेम होंगी। ओ पॉइंट, यहां पर भी क्यू रखा है बेटा। तो अब जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा हुआ है बेटा, आप फिगर में देख रहे हैं, सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो भी क्यू है, यानी सारे चार्जेस इक्वल है। तो टोटल कितने चार्जेस हैं बेटा? 4 चार्जेस हैं। तो हर चार्ज पर 3 फोर्स लगेगी। दिस इज वेरी सिंपल। बट वो हमसे ये नहीं कह रहा कि कॉर्नर वाले पर नहीं, वो हमसे कह रहा है सेंट्रॉइड पे जो रखा है उस पर निकालो। तो इस वाले चार्ज को बेटा, ये जो सेंट्रॉइड पर रखा है, इस पे सपोज ये ए मान लिया हमने, ये बी मान लिया बेटा, ये सी मान लिया। तो इस वाले चार्ज को बेटा, ए वाला चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये एफ ए लिख दिया बेटा। बी वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, इसे हमने एफ बी लिख दिया। और सी वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, ये हमने एफ सी लिख दिया बेटा। राइट? और ये फोर्सेस इक्वल हैं क्योंकि चार्जेस भी इक्वल हैं, डिस्टेंस भी इक्वल है। अब देखो बेटा, यहां पर अब बहुत सिंपल सी बात आई। एक फोर्स ये एफ है, एक फोर्स ये एफ है बेटा, और एक नीचे एफ है। और अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर ये जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल, एफ सी और एफ बी का रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल की जरूरत पड़ेगी। और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है या नहीं बच्चों? मैं बता देता हूं क्यों है बेटा। देखो, ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 है बेटा। ये एंगल टोटल 60 है, तो ये एंगल 30 डिग्री बचा। ये एंगल कितना हो गया बेटा? 60। ऐसे ये भी 60 और ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे 60 हो गए। गॉट इट? तो एफ सी और एफ बी दोनों एफ हैं बेटा। दोनों का रिजल्टेंट अभी मैंने डिस्कस किया था, किधर लाई करेगा बेटा? एंगल बाइसेक्टर पे। तो वो हम देखते हैं क्या है। सपोज तो एफ डैश की वैल्यू निकाली, तो यहां तो हम पहले इन दो का रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ यूज किया बेटा हमने, तो कितना आया बेटा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120। कंपोनेंट से भी कर सकते हैं हम, कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, बट कंपोनेंट से थोड़ा लंबा पड़ेगा। पैरेललोग्राम से कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो यह है बेटा 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2, तो माइनस एफ स्क्वायर आ गया बेटा। ये आ गया एफ, एफ डैश की वैल्यू एफ आ गई। अब एक फोर्स बेटा ऊपर बचा है, एफ डैश एफ के इक्वल, और एफ सी भी नीचे था। एफ बी और सी, एफ ए भी नीचे था बेटा। ये नीचे वाला फोर्स भी एफ बचा। अब बेटा आपने देखा किसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट जो हम बार बार यहां ले रहे हैं बेटा, इस ओ पॉइंट पर एक एफ डैश फोर्स ऊपर आया, एक एफ ए नीचे आया बेटा, और दोनों एफ हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हैं, एफ डैश ऊपर था, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ऊपर मान लिया, और ये भी नीचे है बेटा। ये एंगल 120 था, तो ये 60 था, 180 हो गया। अब जब 180 डिग्री का एंगल है बेटा, तो हम माइनस करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश भी एफ है, एफ बी एफ है बेटा, तो नेट फोर्स क्या आ गया बेटा? 0। इसका मतलब इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा, जो भी हमने चार्ज सेंटर पे रखा, चाहे वो प्लस प्लस क्यू हो, अभी तो हमने प्लस क्यू रखा है, चाहे +2 क्यू हो, चाहे +3 क्यू हो। अगर यहाँ आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं बेटा, सिमेट्रिकल फिगर है, और यहाँ आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज सेंटर पे हमेशा 0 होगा। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गई बात? इसको हम वेक्टर से भी कर सकते थे बेटा, जैसे ये एफ था, ये एफ था बेटा, और ये एफ था। अब कंपोनेंट से कैसे करना है बेटा? ये एंगल 60 था, ये भी एंगल 60 था, तो एफ का ये कंपोनेंट क्या आ गया? एफ साइन 60। एफ का ये कंपोनेंट भी बेटा एफ साइन 60 आ गया।
और f के दोनों कंपोनेंट ऊपर आ गए तो 2f cos 60, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। f sin 60 इसको कैंसिल कर देगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए। अब बचा बेटा 2f cos 60 ऊपर बचा और f नीचे बचा, तो f नेट क्या है बेटा, ये दोनों अपोजिट हैं तो हमने माइनस कर दिया, तो 2f cos 60 माइनस f cos 60 कितना आया बेटा 1/2, ये आ गया f माइनस f, और f माइनस f क्या होता है बच्चों 0। तो हमने रिजॉल्व करके भी कर दिया, दोनों तरीके आपको आने चाहिए बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा के भी निकाला और रिजॉल्व करके भी निकाला, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरे क्वेश्चंस भी देख रहा हूं अभी,